दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपको एक ऐसा वीडियो लेकर जो आपको 12वीं कृषि विषय फसल उत्पादन एवं उद्यान सहायता यूनिट चौथा लेकर जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैप्टर का नाम है दोस्तों उर्वरक, फर्टिलाइजर से संबंधित आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूनिट 4 दोस्तों उर्वरक जो फर्टिलाइजर है उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। व्हाट फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर का जो क्लासिफिकेशन है हम उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों उर्वरक वे पदार्थ हैं जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार करके प्रयोग किए जाते हैं। इनमें एक अथवा अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि। दोस्तों हमको इसको समझना है कि जो उर्वरक होते हैं वो वे पदार्थ होते हैं जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने, मैंने उर्वरता को कल बताया था आपको कि उर्वरता होता क्या है। भूमि की वह क्षमता, कौन सी क्षमता, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता ही उर्वरता कहलाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए, और इसको बनाया कहा जाता है कारखानों में, वो भी कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। और इसमें जो होते हैं दोस्तों पोषक तत्व जो होते हैं, एक होता है अथवा या एक से अधिक, 2-3 भी हो सकते हैं। जैसे आपका अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, इनमें दोस्तों जैसे यूरिया है तो इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, अमोनियम सल्फेट है तो इसमें 20% आपका नाइट्रोजन है। तो इस तरह से जो आपके क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। वर्गीकरण की बात कर लें, जो आपका इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन किस तरह से उर्वरकों को पोषक तत्वों के आधार पर दोस्तों निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका जो उर्वरक है वो है आपका नाइट्रोजन उर्वरक। दोस्तों नाइट्रोजन उर्वरक कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन उर्वरक देख लीजिए, आपका यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक है, आपका कैल्शियम है, आप कैल्शियम नाइट्रेट है, आपका अमोनियम नाइट्रेट, ये सभी आपके कौन से उर्वरक हैं? ये सभी दोस्तों नाइट्रोजन धारी उर्वरक है। इनमें सभी में नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा है दोस्तों फास्फोरस उर्वरक। तो फास्फोरस उर्वरक कौन कौन से वो आप लोग देख सकते हो। सुपर फास्फेट है दोस्तों, इसमें सिंगल, सुपर, डबल, ट्रिपल तीनों आ जाते हैं दोस्तों। और आपका रॉक फास्फेट है। तो ये आपके फास्फोरस धारी, इनमें सभी में आपकी फास्फोरस पाई जाती है, आपके फास्फोरस धारी उर्वरक हैं। तीसरा है दोस्तों पोटास उर्वरक या पोटासिक उर्वरक जो होता है वो कौन कौन से? जैसे पोटेशियम क्लोराइड, इसको दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको ध्यान रखना, पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटास भी कहा जाता है। और दूसरा आपका पोटेशियम सल्फेट, ये दोनों कौन से हैं? आपके पोटासिक उर्वरक है। चौथा है जटिल उर्वरक, तो नाइट्रोफास्फेट और एनपीके आपके कौन सी हैं? जटिल उर्वरक है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, इसका महत्व या लाभ बताइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है चौथा उर्वरक, ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे तो लगभग क्वेश्चन बड़े बड़े ही बनेंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह समझते जाए। दोस्तों क्वेश्चन है जैव उर्वरक। जैव का मतलब होता है जीव से संबंधित, यानी जीव से बने हुए उर्वरक ही जैव उर्वरक कहलाते हैं। तो है क्या डेफिनेशन, सुन लीजिए दोस्तों। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। क्या ये सूक्ष्म जीव होते हैं जैव उर्वरक, जो मृदा की क्या बढ़ाते हैं? उपजाऊ शक्ति, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कुछ जीवाणु, जैसे आप जीवाणु की बात करो, साइनोबैक्टीरिया और कवक आते हैं। जीवाणु आपके साइनोबैक्टीरिया और कवक आते हैं। साइनोबैक्टीरिया बोले तो आपका नीलहरे शैवाल आप लोग कह सकते हैं। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों? जीव है। ध्यान रखना, और जीव कैसे हैं? वो भी सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जीव हैं। इनमें से कुछ स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा तथा कुछ दूसरे पौधों के सहजीवी के रूप में रहकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जैव उर्वरक क्या है, आपको बस इतना लिखना है कि वह सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की क्या बढ़ाते हैं? उपजाऊ शक्ति यानी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कुछ जैसे जीवाणु, कवक, कुछ भी हो सकते हैं। और जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है उसको स्थिरीकरण करते हैं, और स्थिरीकरण करने के बाद ये पौधों को सहजीवी रूप में भी रहते हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। ये आप लोग
ध्यान रखना। दोस्तों महत्व की आप लोग बात कर लेते हैं, इसका महत्व क्या है। तो महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए आप लोग। जैव उर्वरक भूमि की नाइट्रोजन को स्थिर करके उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। ये पॉइंट आपने उसी में फिर से देख लीजिए कि आपके जो बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो आपकी भूमि में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर कर लेते हैं। जब नाइट्रोजन को स्थिर करके, और जब स्थिर कर लेंगे तो आपको पौधों को आपको नाइट्रोजन मिलने लगेगी, जिससे आपकी जो उपजाऊ भूमि की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। आगे बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट दोस्तों। इनके उपयोग से हमारी नाइट्रोजन के लिए रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम हो गई है। बिल्कुल दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए जो रासायनिक उर्वरक हैं उनसे निर्भरता हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है। हम लोग जैव बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं आजकल। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरा महत्व क्या है, इनके उपयोग से हमारे धन की तो बचत होती है, साथ में भूमि को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से भी मुक्त होगी। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है कि हम जो रासायनिक फर्टिलाइजर लाते हैं तो वो उसमें खर्चा बहुत आता है, धन बहुत अधिक लगता है। अगर बायो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो खर्चा भी कम होगा, मतलब धन भी कम लगेगा, और जो रसायन होते हैं जिनका भूमि पर हमारा दुष्प्रभाव बहुत भयंकर पड़ता है, तो उसके दुष्प्रभाव से भी हम बच सकते हैं। लास्ट है, इन उर्वरकों के प्रयोग से पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। दोस्तों अगर बायो फर्टिलाइजर का आप लोग प्रयोग करते हो तो इससे आपको क्या होगा कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी पौधों में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए इसको। मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। मिश्रित या जटिल उर्वरक करके भी अगर आ जाता है तो एक ही चीज़ है, ध्यान रखें आप लोग, थोड़ा सा अंतर होता है, बस थोड़ा सा आप उस चीज़ को देखें कि मिश्रित उर्वरक किसे, किस तरह से क्वेश्चन आए, इसके लाभ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, समझ लीजिए। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए, क्या अच्छी पैदावार के लिए विभिन्न तत्वों वाले उर्वरकों को आपस में मिलाकर मिश्रित करके जो फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है वही मिश्रित उर्वरक। कुछ नहीं है, अपना उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कोई भी फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो फसलों की अच्छी पैदावार के लिए, कि अपन को क्या मिले, अच्छी पैदावार मिले। उससे क्या करेंगे कि अच्छे तत्वों वाले, पोषक तत्वों वाले फर्टिलाइजर को, विभिन्न बहुत सारे हो सकते हैं, विभिन्न तत्वों को, विभिन्न तत्व मतलब जैसे मैंने बताया 17 तत्व होते हैं, तो 3-4 तत्वों वाले आप फर्टिलाइजर लिए और उनको आपस में क्या करिए, मिला लीजिए, और मिला लेने के बाद जो तैयार हो गया वो आपको क्या कहलाएगा, मिश्रित फर्टिलाइजर कहलाता है। इनके उपयोग से दोस्तों भूमि में तत्वों का वितरण समान रूप से होता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे तत्व हो जाते हैं तो तत्वों का वितरण का मतलब होता है जो भी आपका चीज डाल रहे हैं तो वो वितरण समान हो जाता है, जिससे फसलों का उत्पादन भी क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। आपको समझ में आएगा, ये डेफिनेशन बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों लाभ। तो लाभ, पहला लाभ है इनके उपयोग से समय व श्रम की बचत होती है। सही बात है, क्योंकि बहुत सारे तत्व जब उसमें मिल गए तो आपको बार बार बहुत सारे फर्टिलाइजर नहीं देने पड़ेंगे, एक ही फर्टिलाइजर से पूरा काम चल जाएगा, तो आपको उसमें मेहनत भी कम लगेगी और आपके पैसे की भी बचत हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट जो है, फसल को उसकी आवश्यकता अनुसार संतुलित पोषक तत्व मिलते हैं। सही बात है, जितना, क्योंकि कुछ ज़्यादातर हम लोग फर्टिलाइजर यूं ही फेंक देते हैं तो वो कोई यूज़ नहीं होते, फालतू में ही वेस्ट हो जाते हैं। तो इससे मिश्रित फर्टिलाइजर से क्या होगा, संतुलित मात्रा में संतुलित पोषक तत्व आपके भूमि को एवं फसल को मिलते रहेंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों, विभिन्न पोषक तत्व वितरण पूरे खेत में समान रूप से किया जा सकता है। ये पॉइंट तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको कि जितने भी पोषक तत्व हैं सभी का वितरण पूरे खेत में बिल्कुल समान रूप से, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम से किया जा सकता है। चौथा है दोस्तों, इन्हें संग्रह करने में भी आसानी होती है। इन्हें संग्रह करने में क्या होती है, आसानी होती है, क्योंकि कम ही मात्रा में रख लीजिए, ज़्यादा मात्रा में अलग अलग रखोगे तो मात्रा दोगी, उससे संग्रह करने में दिक्कत आएगी। समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर चौथा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन युक्त मतलब जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, भाई उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहलाता है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि वह उर्वरक जिनमें क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, उन्हीं क्या कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहलाते हैं। दोस्तों यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये जरूर आप लोग ध्यान रखें, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है नाइट्रेट उर्वरक। कौन सा उर्वरक है आपका, नाइट्रेट उर्वरक। ध्यान रखें आप लोग, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है नाइट्रेट उर्वरक कहलाते हैं। वो सिंपल डेफिनेशन है। ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, नाइट्रेट के रूप में। दोस्तों जो आपके पौधे होते हैं, ज़्यादातर जो आपको नाइट्रोजन, जो आप जैसे खेत में नाइट्रोजन देते हैं तो उसके जो भूमि में पाई जाती है नाइट्रोजन, पौधे उसको नाइट्रोजन रूप में सीधे नहीं लेते हैं, उसको चेंजेस होता है,
नाइट्रेट में, जब नाइट्रेट में चेंज होता है दोस्तों, चेंज करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है और पौधों को मिलती है। तो वही फर्टिलाइजर भी आते हैं उसी तरीके, नाइट्रेट के रूप में ही फर्टिलाइजर आते हैं कि नाइट्रेट रूप में सीधे दीजिए और सीधे आपकी फसल को मिल जाएंगे। तो उसी तरह से समझिए आप लोग, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है, नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, नाइट्रेट उर्वरक कहलाते हैं। पौधे इसी रूप में नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। नाम ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे सोडियम नाइट्रेट आपका फर्टिलाइजर है, कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये आपके फर्टिलाइजर आते हैं, उर्वरक आते हैं, इनका प्रयोग आप लोग खेत में कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक कौन कौन से होते हैं, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई, जो अमोनिया के रूप में पाई जाती है। कौन से धारी उर्वरक कहलाते हैं, अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट। दोस्तों आपकी जैसे धान है, आलू है, ये सभी फसलें दोस्तों अमोनिया के रूप में आपको क्या लेती हैं, आपके नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक दोस्तों जिसमें आपके ऐसा उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन दोनों रूप में पाई जाती है, मतलब नाइट्रेट के रूप में भी और अमोनिया के रूप में भी, तो वो कौन से उर्वरक कहलाते हैं, नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं। जैसे आपका एक उदाहरण भी है, एक फर्टिलाइजर आता है, इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट, इसमें दोनों रूप में दोस्तों नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक पाया जाता है। चौथा है दोस्तों एमाइड उर्वरक। ये क्या है, वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है, एमाइड उर्वरक कहलाते हैं। डेफिनेशन दोस्तों उसी में से बनी है, बहुत सिंपल है, आपको 4 पॉइंट याद रखने, 4 पॉइंट आपको पूरा हो जाएगा। जैसे ध्यान रखना, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड, आपका जो यूरिया होता है इसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो एमाइड के रूप में पाई जाती है। एमाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हम छिड़कते हैं ना, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं पौधों की, वही इसको अवशोषित कर लेती हैं, एमाइड रूप वह होता है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किन्हीं 4 नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम एवं उनमें नाइट्रोजन परसेंट बताइए। तो दोस्तों नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मतलब इनमें नाइट्रोजन पाई, जैसे आप बात कर लें यूरिया, तो यूरिया में सब लोग जानते हैं 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, 46% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है किसमें, यूरिया में। आपको याद ही करना पड़ेगा। अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में दोस्तों 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ध्यान रखें ये आपको, इसको किसान खाद के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। और कैन में लगभग 26 या 25% नाइट्रोजन भी पाई जाती है। ध्यान रखें 25 या 26%, आप लोग सही जो है 26% नाइट्रोजन आप लोग लिख सकते हैं इसमें। अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट में लगभग 25% नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है। ये 4 आपके कौन से हैं, नाइट्रोजन वाले उर्वरक हैं, और इसमें नाइट्रोजन कितने कितने परसेंट है वो आपको मैंने बता दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके 12th एग्जाम में, इसलिए आप इसको विशेष याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 6, फास्फोरस युक्त 4 उर्वरकों के नाम तथा उनमें फास्फोरस परसेंट मात्रा लिखिए। आपका फास्फोरस वाले 4 उर्वरकों के नाम बताना है और फास्फोरस कितनी कितनी मात्रा में वो आपको बताना है। दोस्तों सुपर फास्फेट की बात कर लेते हैं। सुपर फास्फेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल सुपर फास्फेट, तो सिंगल सुपर फास्फेट में दोस्तों 16% फास्फोरस पाई जाती है। दूसरा है दोस्तों डबल सुपर फास्फेट, तो डबल सुपर फास्फेट में डबल यानी 32%, ट्रिपल सुपर फास्फेट इसमें 48 और रॉक फास्फेट में लगभग 25 से 35% आपकी फास्फोरस पाई जाती है। तो दोस्तों ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7वां दोस्तों, पोटास धारी 4 उर्वरकों के नाम तथा उनमें पोटास प्रतिशत मात्रा बताइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तीनों तरीके के मैंने जो उर्वरक हैं तीनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिया है, और इसमें 4 आपके उर्वरक कौन कौन से हैं थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। पहला है दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड, तो इसको मैंने बताया, इसका दूसरा नाम दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटास होता है। इसमें 60% पोटास होती है। कितने परसेंट पोटास होती है, 60 यानी 60%। पोटेशियम कार्बोनेट है दूसरा दोस्तों, तो पोटेशियम कार्बोनेट में 65% आपकी पोटास पाई जाती है। और तीसरा है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट में 48 से 52% आपकी पोटास पाई जाती है। और है चौथा पोटेशियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट में दोस्तों 44% आपकी पोटास पाई जाती है। तो ये थे आपके दोस्तों पोटासधारी उर्वरकों के नाम तथा उनमें परसेंट मात्रा, कितनी कितनी आपकी पोटास की मात्रा होती है। समझ में आएगा दोस्तों, इसमें समझने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको तो याद ही हमको करना पड़ेगा, क्योंकि मात्राएं फैक्ट हैं, फैक्ट तो याद ही की जाते हैं दोस्तों, इसमें समझने की कोई बात नहीं है, आप लोग इसको रट सकते हो। अब ये समझने वाला क्वेश्चन, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ लीजिए। खाद की बात कर लेते हैं सबसे पहले। खाद दोस्तों फार्म पर तैयार की जाती है, बिल्कुल, क्योंकि जो फार्म होता है वहाँ पर पशु रहते हैं, आपके वहीं पे चारा होता है, उनको वहीं खिलाते हैं, वहीं पे आपके पशु रहते हैं, तो वहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। उर्वरक का दोस्तों, उर्वरकों को कारखानों फैक्ट्रियों में इसको
तैयार किया जाता है। सही बात है, उर्वरक घर तो बनता नहीं है, आपको पता है फैक्ट्रियों में ही आपका उर्वरक बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, खाद में इनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि जो खाद होती है, गोबर की खाद हो आपकी, चाहे कंपोस्ट खाद हो, चाहे आपकी बर्मी कंपोस्ट हो, इसमें सभी पोषक तत्व का मतलब 17 जो आपके पौधे के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो सभी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो उर्वरक होता है उसमें सिर्फ 1 या 2 तत्व ही मिलते हैं। सही बात है, जैसे यूरिया तो सिर्फ नाइट्रोजन है, उसमें अमोनियम सल्फेट है, उसमें सल्फर और नाइट्रोजन है। तो कहने का मेरा मतलब है, तो उर्वरक जो होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक 1 या 2 तत्व ही मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों खाद का, इनका प्रभाव भूमि पर 2-3 वर्ष होता है। देखो दोस्तों क्या होता है, हम खेत में गोबर की खाद डालते हैं तो उसका प्रभाव 2-3 साल तक रहता है, लेकिन फर्टिलाइजर जब डालते हैं तो उसका जल्दी खत्म हो जाता है। चौथा है दोस्तों, यह भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल, खाद जो होती है, खाद हम डाल देते हैं तो भूमि में अधिक समय तक नमी बनी रहती है, लेकिन उर्वरक जानते हैं तो उर्वरक डालने से कोई नमी ममी नहीं रहती है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उर्वरक डालने से आपके किसमें, खेत में जल धारण क्षमता से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखें। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी आपको लिखना है जो आपके बायो फर्टिलाइजर हैं, ध्यान रखना, और ये बायो फर्टिलाइजर है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जैव उर्वरक एजोला पर आप टिप्पणी लिखी, तो आप लोग किस तरीके से लिखेंगे वो आप लोग समझते हैं। एजोला क्या होता है, सोचिए, एजोला एक जलीय फर्न होता है दोस्तों, एक जल में होता है, फर्न पौधा नहीं है, जल एजोला आपको बताया जलीय फर्न है, ध्यान रखना, पौधा नहीं है, जिसकी पत्तियों की गुहा में एनेविना एजोली नामक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ध्यान रखना, इसकी गुहा मतलब जो पत्ती होती है उसमें एजोली साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ध्यान रखना, एनाबिना एजोली नामक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है इसकी पत्तियों की गुहा में, ध्यान रखें, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करके पत्तियों में ही स्रावित कर देता है। जो क्या करता है दोस्तों, ये मतलब कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया का मतलब नीलहरित शैवाल, मतलब कह सकते हैं होता है, हरा होता है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, आपको पता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब उस नाइट्रोजन को स्त्रीकरण करता है कौन, आपका एजोला जो होता है, और पत्तियों में ही उसको स्टोर कर देता है। इसके उपयोग द्वारा दोस्तों क्या होता है, धान के उत्पादन को लगभग ये प्रैक्टिकली ये 40 से 50% तक बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा, अगर एजोला का हम लोग प्रयोग करते हैं। एजोला कुछ नहीं है, ध्यान रखना, एक जलीय फर्न है, जो कि आपको ध्यान रखना, पत्तियों की जो आपकी गुहा होती है इसकी पत्तियों में एजोली नामक एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन को क्या करता है, स्त्रीकरण कर देता है और उसी में उसको स्रावित कर देता है। दोस्तों इसके प्रयोग से क्या होता है, प्रयोग किस में जाता है, धान में किया जाता है, और धान में अगर प्रयोग करते हैं तो उत्पादन 40 से 50% तक बढ़ाया इससे जा सकता है। दूसरा दोस्तों माइकोराइजा, ये भी एक आपका बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है। माइक्रोराइजा उच्च वर्ग के पौधों तथा कवकों के बीच का एक सहजीवी एक संबंध है। मतलब उच्च वर्ग के पौधों तथा कवकों के बीच क्या है, सहजीवी संबंध है। उच्च वर्ग के पौधे जैसे एक पौधा होता है दोस्तों साइकस, तो उसका और कवक का दोनों का क्या है, सहजीवन, ये क्या करते हैं, साथ साथ में कह सकते हैं, दोनों का संबंध होता है, साथ साथ में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिसमें कवक मूल के कवक अपने भोज्य पदार्थों के लिए उच्च वर्ग के पादप पर निर्भर रहते हैं, जबकि ये नाइट्रोजन स्त्रीकरण करके उसे पौधे को उपलब्ध कराते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। माइक्रोराइजा क्या है दोस्तों, दोनों क्या करते हैं, जो आपका कवक होता है, जैसे कवक मूल के कवक जो होते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं उन पर ही रहते हैं। मतलब अपना भोजन चाहिए तो वहाँ पर रहेंगे वो, जब वो वहाँ पर रहते हैं तो ये नाइट, और जबकि ये मतलब वो आपके उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्त्रीकरण करके उसे पौधे को उपलब्ध कराते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्त्रीकरण किया नीचे, वहाँ पर स्त्रीकरण कर लिया, फिक्सेशन करने के बाद वो आपको पौधों को उपलब्ध कराते हैं कि उनको नाइट्रोजन मिल जाए, और उसके बाद भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाए। दोस्तों जब नाइट्रोजन आ गई तो ऑटोमेटिकली आपकी उसकी जो आपकी उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी भूमि की। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, फास्फोरसधारी उर्वरकों का वर्णन कीजिए। तो फास्फोरसधारी आपके जो उर्वरक होते हैं वो कौन कौन से हैं आपके, ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपका है सुपर फास्फेट। तो सुपर फास्फेट मैंने आपको बताया, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट आपकी सभी प्रकार की भूमियों के लिए उपयोगी होते हैं। कि जैसे मान के चलिए कोई ऐसी भूमि है जिसमें कम फास्फोरस की आवश्यकता है तो उसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट यूज कर सकते हैं। मान के चलिए इसमें आपने मिट्टी की जांच कराई, उसमें आपको आया कि फास्फोरस की ज़्यादा कमी है तो आप 32 का आप डबल का कर सकते हो, और ज़्यादा कमी है तो आप ट्रिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये 3 तरह के ग्रेड इसमें पाए जाते हैं और ये सभी प्रकार की भूमि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बाजार में 3 तरह से उपलब्ध हैं दोस्तों, जिसमें फास्फोरस की मात्रा आप सब लोग जानते हैं कि सिंगल में 16% फास्फोरस पाई जाती है, डबल में दोस्तों 32% फास्फोरस पाई जाती है, और जो ट्रिपल होता है
ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48% आपकी फास्फोरस होती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये दलहनी फसलों के लिए सर्वोत्तम उर्वरक। दलहनी फसलों के लिए क्यों सर्वोत्तम, ये थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। क्या होता है, फास्फोरस का मुख्य जो कार्य है वो है क्या, जड़ जो होती है, जड़ को बढ़ाना, जड़ को मजबूत करना, जड़ की वृद्धि और विकास करना। अब जड़ बड़ी होगी तो दोस्तों क्या होता है, पौधा मजबूत होगी, तो आप लोग अच्छी तरह है, और जड़ जितनी बड़ी होगी आपकी दलहनी फसल की, तो उसमें जितनी अधिक ग्रंथियां बनेंगी, और ग्रंथियां जितनी अधिक बनेंगी उतनी अधिक उसमें बैक्टीरिया होंगे, और उतनी अधिक बैक्टीरिया होंगे दोस्तों तो उतनी अधिक जो नाइट्रोजन है उसका उतना ही अधिक स्थिरीकरण या फिक्सेशन करेंगे भूमि में। इसलिए दोस्तों फास्फोरस दलहनी फसलों के लिए महत्वपूर्ण एवं सर्वोत्तम उर्वरक होता है। अब है दूसरा दोस्तों डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। इसके बारे में सब लोग जानते होंगे। इस उर्वरक से दोस्तों मृदा को नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों ही मिलते हैं, सब लोग जानते हैं। इससे डीएपी में क्योंकि डाई अमोनियम फास्फेट नाइट्रोजन पाई जाती है और फास्फोरस भी पाई जाती है, और इन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों जहां पर मिट्टी को नाइट्रोजन से अधिक फास्फोरस की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में एवं उससे कम मात्रा में आपकी क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। जैसे हम बात करें 2 ग्रेड के दोस्तों पाई जाती है। जैसे इसका जो कलर होता है, ध्यान रखना, कत्थई रंग का होता है इसका दाना, जो बाजार में 2 ग्रेड में मिलता है, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस, और दूसरा ग्रेड है 21% नाइट्रोजन 53% फास्फोरस वाला। तो आप लोग 18 और 46 वाले को तो अच्छी तरह जानते होंगे, आपके घर में अगर किसानी होगी तो आप लोग को पता होगा कि डीएपी का जो कट्टा आता है, जो खाद का कट्टा आता है, आप लोग सुना होगा अगर मैं कहते हैं खाद का कट्टा, तो अगर सकते हैं जो उर्वरक होता है दोस्तों उसमें 18% नाइट्रोजन होती है और लगभग 40% उसमें क्या पाई जाती है, फास्फोरस। तो जैसे बताया आपको कि वहाँ पर इसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मतलब जैसे जैसे भूमि की जांच कराई, अपनी मिट्टी की जांच कराई, वहाँ पर जरूरत है कि नाइट्रोजन उसमें कम जरूरत पड़ रही है, कम ही जरूरत, तो आप डीएपी का प्रयोग करें। फास्फोरस की अधिक आवश्यकता है तो वहाँ पर आप लोग डीएपी प्रयोग कर सकते हैं कि 18% उसमें नाइट्रोजन होती है और 40% उसमें फास्फोरस पाया जाता है। ये था आपका डीएपी। दोस्तों कभी कभी इनके बारे में पूछ लिया जाता है, आप लोग इन पर विशेष ध्यान रखें। फास्फोरसधारी उर्वरक आपके सुपर फास्फेट और डीएपी। आगे बात कर लेते थोड़ा सा दोस्तों, राइजोबियम एवं नीलहरित शैवाल पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके दोनों बायो फर्टिलाइजर हैं दोस्तों। 4 बायो फर्टिलाइजर हो गए आपके, चारों में से मैं आपको 100% कह सकता हूँ 2 पर टिप्पणी लिखने के लिए आपके एग्जाम में 101% आपको एग्जाम में मिल जाएगी दोस्तों। इन पे लोग ध्यान रखें। और बाकी जो आपके फर्टिलाइजर के बारे में थे, नाइट्रोजन, पोटास, दारी, इनमें से भी एक क्वेश्चन, तो आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक आपका ऐसे और दूसरा आपका अथवा। बात कर लेते हैं दोस्तों राइजोबियम की। तो राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। सहजीवी का मतलब होता है किसी के साथ जीना, अकेले नहीं जी सकते। सहजीवी मतलब सहजीवन, साथ जीना। ये आपके तो जीते किसके साथ है, जिससे आपका जो आपका राइजोबियम होता है दोस्तों सहजीवी जीवाणु होता है। सहजीवी मतलब दूसरे पर रहकर अपना ये जीवन व्यतीत करता है, वहीं पर साथ में रहता है, उसे वहीं पे खाता पीता है, अकेला नहीं रह सकता। ये है सहजीवी का मतलब। जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल मतलब जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं दोस्तों, उनकी जड़ों में मैंने बताया आपको ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन्हीं ग्रंथियों में ये राइजोबियम जीवाणु आपका पाया जाता है तथा जैव उर्वरक के रूप में भी कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, जैव उर्वरक के रूप में। कैसे करता है जैव उर्वरक, मैंने बताया ये वायुमंडल की जो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, उसको भूमि में लाने का कार्य करता है। मतलब उसका क्या करता है, फिक्सेशन करता है, उसका क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। कहाँ पर, भूमि में। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, बायो फर्टाइजर, यानी क्या, जैव उर्वरक। दोस्तों यह जीवाणु नाइट्रोजन को वायुमंडल से स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान रखना इसके बारे में दोस्तों। इसलिए आजकल राइजोबियम कल्चर का व्यापक रूप से प्रयोग किया। बिल्कुल दोस्तों, इसका संवर्धन पूरा कल्चर बनाया जाता है। इसका कल्चर जो आपको बाजार में भी मिल जाएगा, उससे आप बीज को ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। जैसे आप दलहनी फसल, जैसे आपका सोयाबीन है, आपका जो भी उड़द है, मूंग, जो उसको आप ट्रीटमेंट करके इस कल्चर के द्वारा और फिर उसको आप लोग बो सकते हो दोस्तों खेत में। तो ये आपको समझ में आया। तो राइजोबियम कल्चर बहुत सिंपल सी बात है, यह एक सहजीवी जीवाणु है जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है और जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। है जीवाणु नाइट्रोजन को वायुमंडल क्या करता है, स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। और इसलिए आजकल राइजोबियम कल्चर का व्यापक रूप से दोस्तों कल्चर का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान रखें इसके बारे में। दूसरा दोस्तों नीलहरित शैवाल, जो आपका साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखें, ब्लू ग्रीन एल को बीजीए के नाम से भी इसको कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से समझें दोस्तों। है भी दोस्तों एक जैव उर्वरक है, ये भी एक फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है। ध्यान रखें इसका प्रयोग धान की फसल में किया जाता है। जो आपका बीजी होता है, जिसे आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में जो एलगी होती है, बोले तो गाँव की भाषा में दोस्तों इसको बोला जाता है काई, जो बोलते हैं ना आपकी जो पानी यहाँ पे भर रहता है, जो काई सी जम जाती है, हरे कलर की होती है, वही आपका नीलहरित शैवाल, कुछ नहीं है इसके अलावा किया जाता है। जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, वही इसका कार्य है दोस्तों। वायुमंडल की नाइट्रोजन को यह क्या करता है, खेत में आपका स्थिरीकरण कर देता है, फिक्सेशन कर देता है। इससे क्या होता है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो दोस्तों बढ़ जाती है।
तो दोस्तों ये नीलहर सेबल और राइजोबियम की जो आपके दोनों बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक थे उनकी बात हुए। दोस्तों इनमें से कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो था, कल भी हमें इस तरह से एक वीडियो डालेंगे। आपको दोस्तों कैसे वीडियो लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, कहीं डाउट हो तो भी लिखकर आप जरूर बताएं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिससे उनका भी भला हो सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है आपको, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कब? जब आप दबाएंगे बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, जिससे आपको नया वीडियो जैसे ही हम डालते हैं तो उसका आपका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। दोस्तों नया वीडियो हम डालेंगे कल, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लें, याद रखें, कहीं कोई दिक्कत आए तो हमको जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार।